हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखे थे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है यह भी हम आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिसका भी वैल्यू है वो एक फिक्स नहीं होता है। वो एक अलग एनवायरनमेंट में अलग कह सकते हैं कि अलग कंडीशन में उसका वैल्यू पे भी क्या होता है, फर्क पड़ता है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा या कम भी हो सकता है। वो चीज भी हम लोग प्रूव करके देखे थे। साथ ही साथ उसका ट्रेंड देखे थे और लास्ट क्लास में एक स्केल, पॉलिंग स्केल ऐसे हम लोग समझे थे कि अलोंग द पीरियड यदि हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, आपका बढ़ते जाता है। ठीक है। और यदि हम लोग अलोंग द ग्रुप जाते हैं यानी डाउन द ग्रुप जाते हैं, टॉप टू बॉटम यदि जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, कम होते जाता है। ये चीज हम लोग देखे थे और कहे थे कि ये क्या स्केल होता है, उस चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। एक चीज तो और कि कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने का कोई उस तरीके का कोई एक मेथड नहीं है। ठीक है। क्या हम ये बोल रहे हैं उस चीज को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का सेशन ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है कैलकुलेट करने का। ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। सबसे पहले EN वैल्यू के बारे में हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, पहले लिखते हैं इसको कि देयर इज नो डायरेक्ट मेथड। ठीक है। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड। ठीक है। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। ठीक है। बट कुछ स्केल हैं। ठीक है। जैसे कि पॉलिंग स्केल के बारे में हम लोग कल जाने थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी देखे थे। तो उस स्केल के मदद से अलग अलग साइंटिस्ट का है, 2-3 साइंटिस्ट का है जिसका आपने को पढ़ना है। ठीक। तो उस स्केल के मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो सकता है। ठीक है। लेकिन कोई डायरेक्ट मेथड नहीं, बट वैल्यूज, बट देयर आर सम स्केल, बट देयर आर सम स्केल टू मेजर इट। लेकिन कुछ स्केल है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। अब इसी स्केल में सबसे पहला हमने को पढ़ना है पॉलिंग स्केल। ठीक है। पॉलिंग स्केल, इसके बारे में जानना है कि पॉलिंग स्केल क्या है। तो पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है। उन्हीं के द्वारा ये स्केल के बारे में बताया गया है। अब क्या है भाई, तो लिनस पॉलिंग डेवलप अ मेथड, पॉलिंग developed a method to measure electronegativity value, to measure electronegativity value. ठीक है। value on the basis of bond energy, on the basis of bond एनर्जी। कहने का मतलब है कि जो पॉलिंग स्केल जो था वो लिनस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस स्केल को डेवलप किया गया था। और ये बेसिकली किस पे बेसिस था, किस पे बेस्ड था, तो ये बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड था। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस चीज पे हम लोग किसके बेसिस पे हम लोग मतलब कि इन्होंने दिया था, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे दिया था। एग्जाम्पल से समझे ये क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है। एग्जाम्पल से समझे कि ये क्या बताना चाह रहे थे, जैसे कि ए और बी है। ठीक है। जैसे ए और बी है, दोनों के बीच में बॉन्ड है। क्योंकि अपने को पहले ही पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो एक कोवेलेंट बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल है उसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है। उसमें ये एक सिंगल एटम का नहीं है, आइसोलेटेड सिंगल एटम का चीज नहीं है, ये जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम का होता है उसके बारे में। तो इन दोनों के बॉन्ड को जो तोड़ने में एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है। एक मोल जो मॉलिक्यूल ये रहेगा एबी को, उसको तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड।
ठीक है, यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी आया बात समझ में? अब इसी पे उन्होंने क्या, उनका एक फॉर्मूला था जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू निकालते हैं। तो वो क्या फॉर्मूला था? तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था कि डेल ई एन, ठीक है, डेल ई एन ए बी, ठीक है। डेल ई एन का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए बी के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 20.208, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस सॉरी इनटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इज दैट क्लियर? ये है पूरा फॉर्मूला, ठीक है, जिससे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिंग स्केल का ये आपका क्या है, फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का। आई बात समझ में? और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसको और अलग तरीके से भी लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो चाई ए, ठीक है, माइनस चाई बी। ये क्या होता है भाई, चाई अलग बोल रहे हैं हम लोग, कैसे इसको कैसे पढ़ रहे हैं, चाई, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाई बोलते हैं। दिखने में एक्स टाइप का है लेकिन क्या बोलते हैं, चाई। आप एक्स भी बोलना चाहें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए। और ये ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये जो चाई है वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हम सब लिखेंगे कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे चाई ए माइनस बी क्या हो गया, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? हाँ, बस ये बात ध्यान में रखना है, ये मॉड वैल्यू लेना है। मॉड वैल्यू कहने का मतलब है कि जो बड़ा वाला रहेगा उसी को छोटे वाले में से घटाना है। आप छोटे वाले से बड़े वाले में से मत घटा दीजिएगा, ऐसा चमत्कार मत कीजिएगा, ठीक है। आ रहा बात समझ में? इज इक्वल टू 0.208 और ये अंडर रूट डेल्टा, ठीक है, अंडर रूट क्या, डेल्टा। तो ये भी है, अब ये क्या अंडर रूट डेल्टा है उसके बारे में भी बता देते हैं, ठीक है। ये क्या अंडर रूट डेल्टा है, तो जो डेल्टा है वो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा है वो बेटा क्या है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, और वो भी किसमें है, किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है। डेल्टा यानी एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा वाला जो पार्ट है वो किसका है, बॉन्ड एनर्जी का है, यानी कि डेल्टा का पार्ट है। अब जरा सा ये भी जान लीजिए कि डेल्टा इज इक्वल टू होता है एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी फॉर 100% कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी, ये होता है, ठीक है। एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी फॉर 100% कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी, ये होता है डेल्टा का मतलब, ठीक है, डेल्टा का मतलब ये। अब यहाँ पे जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी तो हम लोग समझ रहे हैं, अब ये एनर्जी फॉर 100% कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी वो क्या होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं नंबर 1, इसको क्या मान लेंगे, नंबर 1। और ये वाला जो है ये बेटा आपका क्या मान लेते हैं, नंबर 2, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, नंबर 2। आया बात समझ में? अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एनर्जी 100% कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, किसका, तो ये हो जाएगा बेटा ए बी का। किसका हम लोग बात करेंगे, ए बी का, क्योंकि किसका हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ए बी का ही बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो एनर्जी फॉर 100% कोवलेंट बॉन्ड है वो किसके रिस्पेक्ट में बेटा, ए और बी के रिस्पेक्ट में, और ये इज इक्वल टू हो जाता है आपका, ठीक है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। अब ये क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ये बॉन्ड एनर्जी है, गलती से बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है बेटा, बॉन्ड एनर्जी। अभी हम तुरंत बता रहे हैं कि किसको किस चीज से रिप्रेजेंट, मतलब उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं वो हम तुरंत अभी बता रहे हैं आपको।
ये क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक तरह से बी, ए और बी के बीच में, ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ए, ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी बी। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं वो सारा कुछ हम आपको बता रहे हैं। ये हो गया आपका E 100% वैलेंट बॉन्ड ए, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो, यानी कि अब आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट बेसिकली कहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, बेसिकली ये वाला आपका क्या हो जाएगा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, और दोनों का ही माइनस करके यदि हम यहाँ पे ये वाला डेल्टा आ जाता है, यानी कि ये वाला पूरा। ठीक है, आ रहा बात समझ में, और इसी को हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे, तीसरा वाला। कौन सा इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, तीसरा। ठीक है, तो बाय 2 और 3, बाय 2 एंड 3। ठीक है, दूसरा और तीसरा से अपने को क्या मिलता है, ठीक, कि डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू आपका फिर क्या आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू तो अंडर रूट नहीं होगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई ए बी माइनस अंडर रूट, ठीक है, ई ए इंटू ई बी बी, ये निकल करके सामने आएगा। तो यहाँ भी एक ये चीज आपको नजर आ रहा है। आया बात समझ में? बस ये बात ध्यान में रखना है कि ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं वो किसमें है आपका किलो कैलोरी पर मोल में है। किसमें है बेटा आपका किलो कैलोरी पर मोल में है। पहले ही हम बता दिए हैं कि यहाँ पे जो सारा आएगा वो किसमें आएगा किलो कैलोरी पर मोल में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बता देते हैं कि वेयर डेल ई एन क्या बताता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, डिफरेंस ये बताएगा। उसके बाद आपका ई ए बी जो है वो क्या बताएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए और बी के बीच का बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ई ए क्या बताएगा तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, ठीक है, और ई बी क्या बताएगा आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब सारा चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। डेल्टा पहले ही बता दिए हैं कि क्या होता है और किस में होता है। ठीक, और ये सारा जो है, ठीक है, ये सारा जो है आपका यहां से यहां वो आपका किस में रहने वाला है किलो कैलोरी पर मोल में। किसमें है किलो कैलोरी पर मोल में। ठीक, और यदि हम लोग इसको चेंज थोड़ा सा करें, वैल्यू को यदि हम चेंज करें तो क्या इसमें और एक चेंज आ सकता है, यानी कि डेल ई एन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, ऑफ ए बी यदि हम बात करें, ठीक है, तो वो आपका 0.102 एक्चुअल में होता है 0.1012 सॉरी 17, लेकिन उसको हम लोग कन्वर्ट करके क्या लिख रहे हैं 0.102 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ई ए बी माइनस अंडर रूट फिर से ई ए, ठीक है, ई ए इंटू ई बी बी, ये चीज है। और यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब किलो कैलोरी के बदले अपना आ जाएगा किलो जूल पर मोल, यानी कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो किसके लिए है, यूनिट क्या रहेगा आपका किलो कैलोरी पर मोल। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग चेंज करेंगे इसको किसमें, यदि यानी कि ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ बॉन्ड एनर्जी यदि किलो कैलोरी पर मोल में दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे जब आपका बॉन्ड एनर्जी जो है वो किसमें दे दिया हो किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो ये भी बताते हैं, यानी कि इसके आधार पे, ठीक है, इसके आधार से जो ई ए बी होगा, ई ए होगा और ई बी होगा वो आपका दिया रहेगा किलो जूल पर मोल में। इज दैट क्लियर? और आपको ये भी बता दें कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? ये चीज क्लियर है, यानी कि तरह तरह का जो चीज है, जितना भी डिफरेंस है, जितना भी जो वेरिएशन ला सकता है वो सारा वेरिएशन के साथ आपको फॉर्मूला सब कुछ बताया जा रहा है। आ रहा बात समझ में? अब इस पे किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है वो भी हम लोग देखते हैं। हालांकि इनऑर्गेनिक में तो जो आपका ये न्यूमेरिकल पार्ट तो नहीं रहता है, लेकिन बाई चांस क्वेश्चन बना के छोटा मोटा आपसे पूछ दिया तो वो अलग बात हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे।
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे बोले कैलकुलेट डेल EN ऑफ AB इफ, ठीक है, कैलकुलेट डेल EN ऑफ AB इफ क्या क्या दिया हो भाई, तो EAB, ठीक है, AB आपका दिया हुआ है 74 किलो कैलोरी पर मोल, 76 किलो कैलोरी पर मोल। EAA आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 81 किलो कैलोरी पर मोल, और ये दिया हुआ है EBB जो आपका दिया हुआ वो दिया हुआ आपका 64 किलो कैलोरी पर मोल, ये दे दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे जो सारा किसमें है, किलो कैलोरी पर मोल में है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कितना वाला करेंगे, जस्ट 0.208 वाला लेकर के चलेंगे। ठीक है, यानी कि डेल EN ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.208, ठीक है, और अंडर रूट वो डेल्टा लिखते थे और डेल्टा का वैल्यू ये वाला है। ठीक है, यानी कि EAB माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा आपका EAA, ठीक है, यहाँ पे डैश है, और इनटू क्या हो जाएगा EBB, तो वैल्यू सबका दिया हुआ है 0.208 और अंडर रूट ये कितना दे दिया हुआ है 76 और माइनस, और ये अंडर रूट कितना दे दिया हुआ 81, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 64। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ दो अंडर रूट है, तो इसको हम लोग 0.208 और अंडर रूट ये बेटा आपका 76, ठीक है, और माइनस इसका क्या हो जाएगा 9 और इसका क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक, और ये आपका जब करेंगे 0.208 और ये 76 और ये क्या हो जाएगा 76 माइनस क्या हो जाएगा 72, यानी कि 0.208 इंटू क्या मिलेगा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 अपने को पता है 2 हो जाता है, यानी कि इज इक्वल टू 0.416 आपका वैल्यू देखने को मिलेगा, यानी कि डेल ई। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा आपका 0.416 देखने को मिलता है। आ रहा बात समझ में। अब इसी में हो सकता है आपको कुछ ऐसा भी पूछ दे, ठीक है, इसी में क्वेश्चन का वेरिएशन आपको कुछ ऐसा कर दे, ठीक है, क्या क्वेश्चन का वेरिएशन कर दे कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A is 1.584, ठीक है, and ENB माइनस, ठीक है, एंड ENB यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज इक्वल टू 0. अच्छा, केवल इतना ही दिया हुआ, इसको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे निकाले हुए हैं। ये मान लेते हैं सेकंड पार्ट है, ये दूसरा पार्ट क्वेश्चन का होगा, ये पार्ट क्या बोला दूसरा पार्ट, इतना, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज इतना, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक तरह से देखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्या दिया हुआ है डेल ENB, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, यानी कि ये तो निकाले हैं डिफरेंस, वो कितना आपका आ जा रहा है, ये दिया हुआ 0.416 जो हम लोग यहाँ पे निकाले, ठीक, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A कितना दिया हुआ है इतना, यानी कि ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे जस्ट उसको उधर ले जाएंगे, यानी कि यहां से अपने को क्या मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, ठीक है, और फिर ये जब उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 0.416, ठीक है, 0.416, तो और इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यानी कि ENB इज इक्वल टू, ठीक है, 1.584 और प्लस 0.416, ठीक है, और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
का वैल्यू, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई थिंक आपका क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट कि हम क्या बताना चाह रहे हैं इस पूरे स्केल से, और इसका फॉर्मूला से किस प्रकार से फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। आगे बढ़े और पॉलिंग स्केल के बारे में बताए थे, 10 एलिमेंट के बारे में बोले थे, आपको याद रखना है। तो आई थिंक पिछले क्लास में ही बताए थे कैसे याद रखते हैं उसको, वो भी सस्ता मजबूत टिकाऊ तरीका भी बताए थे। ठीक है, आई थिंक ये आपको याद भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या बताए थे हम आपको, किसके किसके बारे में, एटलीस्ट 2-3 तो हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन का कितना बताया था, 4.0। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना बताए थे, 3.5। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का कितना बताए थे आपका 3.0। उसी प्रकार से क्लोरीन का भी कितना होता है 3.0। ठीक है, एटलीस्ट इन सब का तो ध्यान रखना होगा। कार्बन का कितना होता है 2.5। ठीक है, आ रहा है समझ में। हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1। एटलीस्ट इन सब का तो आपको एकदम याद रखना ही होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। बस ये हुआ, कल वाला चीज था, इसलिए थोड़ा सा और हम एक बार उसको बता दिए। अब अगले स्केल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मूलिकन स्केल। ठीक है, बढ़े आगे, दूसरा वाला, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, मूलिकन स्केल। अब ये क्या है भाई, तो कहता है इट इज एन एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, इट इज एन एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल according to it electronegativity is average of electron affinity and ionization energy। याद है हम लोग ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो 2 चीज पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और साथ ही साथ आयोनाइजेशन एनर्जी पे। ये चीज हम लोग पढ़े थे कल ही। तो मूलिकन जो था वो क्या किए थे, मूलिकन जो साइंटिस्ट थे वो अपना स्केल किस बेसिस पे बनाए थे, किस पे बेस्ड था वो क्या था, बेसिकली एब्सोल्यूट स्केल था। अकॉर्डिंग टू इट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो एवरेज होगा किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी का। हर आप समझ में, उसका क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, यानी कि EN। ठीक है, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये किसका हो रहा है, मूलिकन स्केल से हम लोग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये बेसिकली क्या हो जा रहा है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और किससे रिप्रेजेंट किए थे, चाई से। याद आ रहा है, तो चाई ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, M। ठीक है, M रहेगा तो ये किसके लिए हो जाएगा, मूलिकन से। और यदि इसी को हम चाहें तो चाई P लिख सकते हैं, दैट इज किसको वो रिप्रेजेंट करेगा, यस। ठीक है, पॉलिंग को। ठीक, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस किसका, तो EA और प्लस IE डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। इज दैट क्लियर। और ये पूरा जो रहेगा वो इसमें हम लोग मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बात ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं किलो कैलोरी में, किलो जूल में हम लोग लिखते हैं, क्योंकि किलो जूल में लिखेंगे तो ये वैल्यू फिर दोनों का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 500 किलो जूल 300 किलो जूल आने लगता है आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह। ठीक, तो वो ध्यान में रखेंगे कि ये पूरा जो है सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आयोनाइजेशन एनर्जी जो हम लोग लिखेंगे तो किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेंगे तब हम लोग क्या करेंगे वो भी हम बता देते हैं। ठीक, जनरली ये किसमें आपका रहेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप लिखेंगे। और इसी को यदि हम चाहें तो किलो जूल पर मोल में यदि ले जाना चाहें, ठीक है, यानी कि EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू चाई M इज इक्वल टू EA प्लस IE अपॉन 2 इंटू 96। यदि ये वाला यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि किलो जूल पर मोल में दिया है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला को लगाएंगे। हर बात समझ में किस तरीके से हम बोल रहे हैं। और ये हालांकि ये इसके लिए यदि हम कहें तो बात ध्यान में रखने योग्य है, क्या यदि ये लगा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें एक्सप्रेस करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, आ रहा बात समझ में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा। ठीक, और ये भी हम बताए हैं कई बार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू जो है वो 96 किलो जूल पर मोल होता है और साथ ही साथ 23 किलो कैलोरी, ठीक है, पर मोल होता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर दिए थे 96। ठीक है, आ रहा है आपको बात समझ में, क्लियर है? ठीक, अब ये भी नोट एक है, यहाँ पे नोट है। नोट क्या है कि जो इसका जो अपना मोलिकुलर स्केल जो होता है ना, उसमें जो वैल्यू आते हैं वो तकरीबन 2.8 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू एज कंपेयर टू किसका, पॉलिंग स्केल का। ये भी बात आप ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कितना टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 2.8 टाइम्स ज्यादा होगा। तो नोट में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन स्केल, मोलिकन स्केल is 2.8 times, ठीक है, higher than पॉलिंग स्केल। ठीक है, यानी कि जो मोलिकन स्केल का जो वैल्यू रहेगा वो तकरीबन 2.8 टाइम्स हाइयर रहता है किससे, पॉलिंग स्केल से। अब इस चीज को और समझने के लिए देखें, ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, चाई m अपॉन चाई p इज इक्वल टू 2.8। बात समझ में आया? यानी कि सिंपल सा बात हो जाएगा यहाँ पे, क्या, चाई m इज इक्वल टू 2.8 इंटू, ठीक है, चाई p। आपको मेरी बात समझ में आई? जो हम कहें यहाँ पे कि 2.8 टाइम्स ज्यादा होता है किससे, पॉलिंग स्केल से। और चाई पी बेसिकली क्या है, पॉलिंग स्केल का ही पार्ट है। पॉलिंग स्केल को ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कुछ बुक्स में, ठीक है, कुछ बुक्स में पूरा हम ले लेते हैं इसको, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है जी। और कुछ बुक्स में अलग भी दिया रहता है। वो किस प्रकार से रहता है कि चाई एम, ठीक है, चाई एम इज इक्वल टू 1.35 इंटू चाई पी हाफ, ठीक है, ऊपर -1.37 ये दिया हुआ रहता है। तो बेसिकली यही वाला जो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों सेम ही। तो यदि ये रिप्रेजेंटेशन है तो भी सही है, और यदि ऊपर वाला रिप्रेजेंटेशन है तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्केल जो हम लोग देखने जा रहे हैं, थर्ड वाला, वो है आपका ऑलरेड रोचर स्केल। ठीक है, ऑलरेड रोचर स्केल। ठीक है, तो इन्होंने किस बेसिस पे किया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। जो हम लोग देखे थे ना, न्यूक्लियस से जो प्रोटॉन जो होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का लग रहा है, तो वो अपने तरफ खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने तरफ खींच सकते हैं, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ये चीज हम लोग देखे थे। ठीक है, याद आ रहा, साइज वाला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, जेड इफेक्टिव वाला बेसिकली। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव से रिलेटेड इन्होंने किया था। किसके बेसिस पे किया था, जेड इफेक्टिव के बेसिस पे। देखे थे ना, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होता है, तो उसके बेसिस पे किया था। ठीक है, बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस इतना लिख देते हैं हम इसमें, बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्शन, न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आ रहा बात समझ में? और इसका जो फॉर्मूला होता है, चाई ए आर, ठीक है, ऑलरेड रोचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाता है 0.359 अपॉन आर स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। और ये सारा का सारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो लिखवा रहे हैं।
ठीक। और यहाँ ध्यान में रखना है कि आर जो रहेगा वो किस में रहेगा बेटा, आपका एंगस्ट्रॉम में रहेगा। आर किस में हम लोग लेंगे, एंगस्ट्रॉम में लेंगे। और यदि इसको हम लोग को पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, यानी कि चाई एल्ब्रेट रोचर को ये वाला स्केल को यदि अपने को पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हम लोग ए, ठीक है, ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम भी, ठीक है। चाई पॉलिंग जो हम लोग करेंगे वो इज इक्वल टू हो जाएगा 0.359 अपॉन आर स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव और प्लस 0.744, यानी कि एडिशनल आपके सामने क्या आ गया है, 0.744 आया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और यदि हम लोग इसका एक ग्राफ देखें, ठीक है, इस पे ग्राफ पूछता है एडवांस, यदि हम बात करें एडवांस का तो उसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपका शामिल हो सकता है इससे रिलेटेड, ये वाला से रिलेटेड, ठीक है। तो देखते हैं किसके वर्सेस में ग्राफ है और क्या ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बोलता है, क्या ग्राफ कहता है। ठीक है, तो ग्राफ जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ग्राफ बिटवीन चाई एंड 1/r²। इसके वर्सेस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्राफ देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या मान लेंगे 1/r² को, ये अपना किस एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे, ठीक है। y इज इक्वल टू और 1/r², ठीक है, ये बेसिकली क्या 1/r², ठीक है। 1/r² क्या होगा, mx, ठीक है, mx प्लस c, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका mx प्लस c पे आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x पे, ठीक है, ये किस पे रहेगा आपका x पे, ठीक है। तो ग्राफ आपको जो मिलेगा वो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला ग्राफ जो है वो देखने को मिलेगा। आ रहा बात समझ में, ये वाला ग्राफ देखने को मिलेगा। और ये ग्राफ क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है। कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि ग्राफ और इसमें कुछ इंटरसेक्शन भी मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। और ये आपका बेटा क्या रहेगा, थीटा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन स्लोप जो रहेगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव का यहाँ पे स्लोप आपको मिलेगा। और जो इंटरसेप्ट रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा 0.0744 का मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्या है आपका बेटा चाई और ये क्या है 1/r² है। आ रहा बात समझ में। तो ये सारा कुछ ये ध्यान में रखना है, ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, ठीक। हो सकता है स्लोप पूछ ले, हो सकता है इंटरसेक्ट पूछ ले, ठीक है, इंटरसेक्शन पूछ ले। तो ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा स्केल। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अगला क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो हम लोग देखने जा रहे हैं, हालांकि ये चीज नहीं बताया जाता है या फिर कहीं भी बहुत कम बताया जाता है, लेकिन उस चीज को भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उस चीज को भी हम लोग लेकर के चलेंगे। हालांकि और आगे हम लोग और इसको डिटेल से भी पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। और वो क्या है बेटा आपका नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहला जो है वो होगा क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड कहने का मतलब क्या हो गया, बाइनरी कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाएगा, बाइनरी कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक बाइनरी कंपाउंड देख रहे हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है उसके बारे में, ठीक। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरा जो है वो नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है, पूरा हर एक कंपाउंड का कैसे नाम लिखते हैं, किस तरीके से होता है, और कम से कम अच्छा खासा उसमें टाइम भी लगता है। बहुत सारे उसमें रूल्स और रेगुलेशन है जो हम लोग फॉलो करते हैं। बड़ा आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है। क्लास 10th में भी आप लोग थोड़ा सा उसको देखे होंगे। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है।
तो ध्यान में रखेंगे इसमें क्या है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि एलिमेंट्स विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, फॉर्म एनायन and its name ends with IDE, ठीक है। कहने का मतलब हुआ है कि एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है और वो एनायन बना रहा है तो उसका नाम हम लोग उस इनऑर्गेनिक बाइनरी कंपाउंड के नाम को हम लोग लास्ट में IDE लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? IDE। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम लोग जाएंगे तो HCl को हम लोग क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि Cl क्या बना रहा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl और वो क्या बना रहा है? एनायन बनाता है, तो क्या हम लोग लिखेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। उसी प्रकार से यदि MgO है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लास्ट में आप देख रहे हैं IDE लगा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं। ठीक है। अब जैसे बोल दिया आपका ICl3, ठीक है, इसके बारे में बोले ICl3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोडीन ट्राइक्लोराइड। 3 क्लोरीन है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? आयोडीन ट्राइक्लोराइड। और यदि ICl है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोडीन क्लोराइड। एक चीज और यहाँ पे बताएं, ये जो ट्राइक्लोराइड है वो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से है। यदि न्यू कन्वेंशन हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आयोडीन 3 क्लोराइड। अब ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? तो आयोडीन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो क्लोरीन है 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन के लिए क्या होगा? 3 माइनस होगा, ठीक है। 3 माइनस होगा, यानी कि आयोडीन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया बेटा? क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन का हम लोग नाम के पीछे क्या लिखेंगे? IDE लगाएंगे, तो आयोडीन क्लोराइड नाम लिखते हैं। आयोडीन 3 क्लोरीन है तो आयोडीन ट्राइक्लोराइड हो गया। अब ये वाला जो है यहाँ पे जो न्यू कन्वेंशन है वो बताता है। वैसे तो यदि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो उसमें कई सारा हम लोग नाम लिखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें भी जो आपका न्यू कन्वेंशन है वो यही बोलता है कि आपको ये ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसका जगह बस आप ये लिखिए कि वो कितना वैलेंसी को शो कर रहा है। जो कैटायनिक वाला पार्ट है, कैटायनिक वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? आयोडीन, तो वो कितने वैलेंसी को शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है क्लोरीन 3 है वहां पे, तो 3 माइनस होगा, तो आयोडीन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को वैलेंसी को शो कर रहा है। इसलिए आप सिंपल सा लिख दीजिए आयोडीन 3 क्लोराइड। और यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिंपल 1 ऑक्सीडेशन, क्लोरीन एक ही है और कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कि आयोडीन जो है वो कैटायनिक पार्ट में सिंगल वैलेंसी को शो कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग आयोडीन 3 क्लोराइड लिख रहे हैं, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा? ICl3। आयोडीन 3 +3 चार्ज को शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 3 क्लोरीन वहां पे होगा, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे क्या 3 का जरूरत पड़ा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि क्लोरीन जो है या आयोडीन का जो वैलेंसी जो है वो कितना है, ये कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि आयोडीन का वैलेंसी यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है। लेकिन कुछ वैसे कंपाउंड आ जाए जहां पे कंफ्यूजन ना हो, तो उसका नाम कैसे, मतलब कि उसमें कंफ्यूजन नहीं आपको मिलेगा। क्या हम बताना चाह रहे हैं? जैसे कि एग्जांपल में आपसे बोले कि एल्युमिनियम सल्फेट का नाम लिखो, इसका नाम लिखो एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट जो है उसका किस तरीके से फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है, ये क्या है बेटा? एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम क्या होता है? +3 देता है, ठीक है। एल्युमिनियम का +3 होता है और सल्फेट जो होता है वो SO4-2 होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो क्या बनाना है? एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है। एल्युमिनियम +3 देता है और सल्फेट
सॉरी -2 देता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके चार्ज को बैलेंस करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस। जैसे यहाँ पे 3Cl लिए तो क्या हो गया बेटा आपका 3 और तो आयोडीन को क्या शो करना पड़ा, +3 शो करना पड़ा, इसीलिए हमने को +3 लिखना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये सिंपल सा +1 वैलेंसी को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी हम बात करें बस इसके चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, यस चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। तो +3 है, ये -2 है। अब इसको न्यूट्रल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे यदि हम इसको 3 ले लें यानी कि 3 सल्फेट आयन ले लें और यदि हम 2 एल्युमिनियम ले लें तो 3 2 6 हो जाएगा प्लस, और ये भी 3 2 6 माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा +6 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -6। ये बेसिकली कैसे लिखे, तो ये वाला जो पॉजिटिव है उसी को हम लोग कहाँ लाएं, यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो निगेटिव है उसी को हम लोग कहाँ लाएं, यहाँ पे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक, जो चार्ज है उसी को हम लोग इसके जो कोफिशिएंट है वहां दिए और इसका जो चार्ज है उसका कोफिशिएंट यहाँ दिए, जो है वो चार्ज दोनों का बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2, ठीक है, Al2 और SO4 का होल 3, ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। और यहाँ पे कोई भी आपको ये नंबर देने का जरूरत नहीं है क्योंकि बस ये चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ है और कुछ नहीं है इसमें, मतलब कि वेरिएशंस नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आएगा, वेरिएशन जो है नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब बस ये था कि यहाँ पे आपको 1 2 3 लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लिखने का पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चार्ज इस प्रकार से न्यूट्रलाइज किए हैं जिसमें कम ज्यादा होने के चांसेस नहीं बच रहे हैं। और बात जैसे कि और इसमें हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि ये NO2 है, ठीक है, N2O है, ठीक है, ये N2O है और लिख देते हैं हम यहाँ NO लिख देते हैं और लिख देते हैं N2O3, नाइट्रोजन का ऑक्साइड लिख रहे हैं। ठीक है, N2O4, ठीक है, N2O4 और लिख देते हैं हम यहाँ पे N2O5। तो जो नया वाला कन्वेंशन कर रहा है, जो न्यू कन्वेंशन कर रहा है उसके अनुसार, ठीक है, थोड़ा सा इसको और इधर लिख देते हैं। ठीक है, N2O, NO, ठीक है, N2O3, N2O4, N2O5, यही है। तो नया वाला जो कन्वेंशन कर रहा है इसका यदि हम लोग देखेंगे, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का क्या होगा -2 हो जाएगा, तो एक नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पे ये +1 शो कर रहा है, यहाँ पे ये +2 शो कर रहा है, यहाँ पे ये +3, यहाँ पे ये +4 और यहाँ पे क्या शो कर रहा है +5। तो जो न्यू कन्वेंशन कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू वाला जो कर रहा है उसमें क्या लिखना है, केवल आपको बैलेंसिंग। तो यहाँ पे वेरिएशन नजर आ रहे हैं इसके ऑक्साइड में, लेकिन इसके सल्फेट में कोई वेरिएशन नहीं आपको मिलेगा, इसीलिए केवल और केवल अपने को यहाँ पे कोई भी बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे वेरिएशन मिल रहा है इसलिए हम लोग इन सब को हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड कह सकते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 ऑक्साइड लिखेंगे, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा नाम नाइट्रोजन, ठीक है, 4 ऑक्साइड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा नाइट्रोजन बेटा 5 ऑक्साइड हो जाएगा। ये नया कन्वेंशन अपना कहता है कि ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। बस हम लोग क्या उसका वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर को केवल लिख देंगे, यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, अपने को समझ में आ जाएगा कि कितना क्या है। लेकिन ओल्ड कन्वेंशन कहता है, ठीक है, ओल्ड वाला जो कहता है वो सबका अपना अपना नाम लिखने का आता है। तो ओल्ड वाला को हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड लिखते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, यदि N2O3 का हम बोले तो क्या हो जाएगा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक, इसका यदि कहें तो क्या हो जाएगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ये आपको देखने को मिलेगा। ये ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से नाम है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं और किस प्रकार से उसका हम लोग यूज ले रहे हैं। अब इसी में जैसे आपका एक नाम पूछ दे, जैसे बोले कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का क्या नाम होगा, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड,
ठीक है। मैग्नीशियम जैसे आपसे बोल दे मैग्नीशियम नाइट्राइड का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का क्या बेटा आपका फॉर्मूला होगा, तो अपने को पता है कि Mg क्या होता है +2 देता है और नाइट्रोजन क्या होता है -3। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कंप्लीट ऑक्टेट, ये बात ध्यान में रखना है। क्या करना है, कंप्लीट ऑक्टेट, ये बात ध्यान में रखना है। तो Mg +2 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता, और नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो ये अपने को चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या है, इसका कोएफिशिएंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ, तो ये 2 कर देंगे, और इसका कोएफिशिएंट कहाँ लगाएंगे, तो ये कर देंगे 3। यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg2, ठीक है, Mg3N2, ठीक है, Mg3N2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का। और यहाँ भी कोई 1 2 3 देने की जरूरत नहीं है। कहाँ देने की जरूरत है, समझ में आया। यदि बहुत सारा उसका ऑक्साइड या उस प्रकार से बन रहा है वहां पे देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जहां नहीं हो रहा है वहां पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन सब के बारे में और हम लोग डिटेल कहाँ पे पढ़ेंगे, तो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हैं, और वो भी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यहीं से जो बचा हुआ आपका एप्लीकेशन है वो हम लोग देखेंगे, और आपका कल वाला जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लास्ट एंड फाइनल क्लास होगा। वहीं हम लोग पूरे चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।